वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो 5 बजे हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो है साइंस के। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम साइंस का डोज जो है आपको मिलने वाला है। तो डेली साइंस डोज आज आपका डेली साइंस डोज है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल एसएससी जीडी हो, पुलिस हो या कोई डिफेंस की जॉब हो। ठीक है, हर कहीं ये साइंस के क्वेश्चन आपको काम आएंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। टोटल मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा हर क्वेश्चन को। एमसीक्यू के रूप में हर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ का फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि शून्य केल्विन ताप पर अर्धचालक पदार्थ होगा? तो ये कौन सा होगा? तो ये जो होगा वो होगा कुचालक। ठीक है, यानी कि कुचालक जो है वो शून्य केल्विन ताप पर जो है शुद्ध अर्धचालक का कुचालक पदार्थ होगा। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। बात इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की करें तो देखिए, शून्य ताप पर जो है अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि शून्य ताप पर अर्धचालक जो होता है वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कारण क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि वे ऐसा क्यों होता है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं? देखिए, गर्म रखने का कारण सिंपल सा है कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है, जो हमारा शरीर गर्म होता है, उससे जो ताप होता है वो बाहर नहीं निकल पाता और हमारे शरीर में ही बना रहता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा, जब आप कपड़े उतारते होंगे नहाने के लिए, ठीक है, सर्दियों में, तो आपका शरीर में से एक जो है गर्माहट सी निकलती है ना, और नहाने के बाद भी धुआं टाइप का, तो वो सब इसी के कारण होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसीलिए जो है हमारे शरीर कपड़े हमें जो है गर्म रखते हैं शीतकाल में। ठीक है, शरीर की ऊष्मा बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया गाइस कि ऑप्टिकल जो फाइबर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा करा गया था? ये किया गया था नरिंदर कपानी के द्वारा। ठीक है, नरिंदर कपानी जो थे उनके द्वारा करा गया था। याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नरिंदर कपानी के द्वारा ही ये ऑप्टिकल फाइबर का जो है आविष्कार करा गया था। ठीक, और 31 अक्टूबर 1926 को इनका पंजाब भारत में जो है एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है ये। ठीक है, और जिन्होंने इन्होंने के द्वारा ही जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया है। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो मनुष्य, यानी कि सीधा सा क्वेश्चन कभी कभी सीधा से पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का कान कितने कितने तक, मतलब कितना सुन सकता है? तो 20 से लेकर 20 HZ तक जो है हमारा कान सुन सकता है। याद रखिएगा, हर्ट्ज जिसको बोला जाता है, इस तक सुन सकता है। ठीक है, यानी कि 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक हमारा कान सुन सकता है। अगर इससे ऊपर की ध्वनि हमको सुनाई जाती है मनुष्य को, तो कान फटने की डर होती है। ठीक है, और अगर इससे कम की सुनाई जाती है तो सुनाई नहीं जाता फिर, तो है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 20,000 से अगर अधिक की ध्वनि को अगर कोई सुन पाता है, जिसको पार्श्वीय कहा जाता है, याद है, पार्श्वीय जिसको कहा जाता है, उसको कौन सुन सकता है? उसको चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है, चमगादड़ जैसे जो जीव है वही उसको सुन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य आराम से सुन सकता है। कानों द्वारा जो है अनुभूति हम अपने कानों द्वारा होती है और ध्वनि तरंगे कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? तो ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनको निर्वात के माध्यम से जो है क्या नहीं किया जा सकता है? संचारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा गाइस? तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड, ध्वनि तरंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। ध्वनि तरंगे जो हैं ये तरंगों के निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं की जा सकती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? अभी समझाया था कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो प्रासव्य जो होती है वो इसकी ध्वनि होती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये 20,000 से आगे की जितनी भी आगे की ध्वनि जो होती है
उसको सूंघने में ये सक्षम होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो ऐसा कौन सा अणु है सबसे बड़ा अणु मानव तन का, जो कि मानव तन का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? तो ये जो है जो मानव तन का हिस्सा है वो है गुणसूत्र एक। ठीक है, कौन सा है? गुणसूत्र एक जो है वो सबसे बड़ा अणु है जो कि मानव तन का एक हिस्सा है। क्लियर, याद रखिएगा इसको। पहला प्रकाश की गति को किसने मापा था? ऐसा कौन था जिसने पहले प्रकाश की गति को जो है मापा था? तो ये किसके द्वारा मापा गया था? ये मापा गया था ओ लोस रोमर के द्वारा। किसके द्वारा? ओ लोस रोमर जो थे इनके द्वारा मापा गया था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, कब मापा गया था? 1676 में इन्होंने पहली बार जो है प्रकाश की गति को सफलतापूर्वक मापा था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ओ लोस रोमर। और 1676, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1676 में इन्होंने ये मापा था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया ये, हजारों बार। ठीक है, अगर आप साइंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये हजारों बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी एसएससी जीडी कांस्टेबल, किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। जब भी आपने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या 2-3 बार पेपर दे चुके तो आपको देखने को मिला होगा कि बेरी का जो रोग, बेरी की जो बीमारी होती है वो विटामिन B1 की ही कमी से होती है। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इससे काफ़ी क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए कैसे पूछा जाता है। इसे जो है थायमीन की कमी से जो है मनोभ्रंश हो गया, अल्जाइमर हो गया, कैंसर और चयापचय संबंधित रोग, जो पाच्य संबंधित रोग भी इससे हो सकते हैं। ठीक है, इस बीमारी से याद रखिएगा, यानी कि विटामिन बी की कमी से। ठीक, इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। साथ में बेरी का अर्थ पूछ लिया जाता है तो चल नहीं सकता, ये इसका अर्थ है। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है ना, उनमें जो है ये रोग विशेष रूप से पाया जाता है। यानी कि जहाँ भी चावल को ज़्यादा खाया जाता होगा, चावल को जहाँ भारत के अंदर जहाँ भी जिस राज्य में ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जा सकता है। अब जैसे कि बात करें कोलकाता हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ तो चावलों के बिना काम ही नहीं चल सकता ना, तो यहाँ पर ज़्यादा इस बीमारी को देखा जा सकता है। कहा जा रहा है ना यहाँ पर कि चावल मुख्य आहार जहाँ पर हो, मान लीजिए जहाँ पर आहारी मतलब होता है ना, जैसे नॉर्मली रोटी होती है खाना की, नॉर्मली हम अगर दिल्ली में बात करें तो नॉर्मली दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पे सब नॉर्मली रोटी है। ठीक है, चावल का इतना यूज़ नहीं है, दिन में एक टाइम कर लिया नहीं। अब मान लीजिए जिसके जहाँ पर जैसे बंगाल में बात करें तो वहाँ तीनों टाइम कह सकते हैं कि चावल चाहिए होते हैं किसी व्यक्ति को, है ना, या जिस व्यक्ति को तीनों टाइम चावल के खाने की आवश्यकता हो या पूरे दिन में 2-3 बार चावल खाता हो, तो उसको जो है इस रोग से निपटना पड़ता है फिर विटामिन B1 की कमी, जिससे बेरी रोग हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो के इकाई होती है इसे किसके लिए जो है यूज़ करा जाता है? तो इसको जो है यूज़ करा जाता है ना, के इकाई को जो मापने के लिए यूज़ करा जाता है, इसको सभी के लिए किया जाता है वैसे। ठीक है, के इकाई को मापने के लिए वैसे किसका यूज़ करा जाता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि किसका। तो के इकाई जो होती है ना, के इकाई को जो है वो तापमान, ठीक है, तापमान यानी कि टेम्परेचर को जो है मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, के इकाई को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ऐसा कुल ऑक्सीजन कितना है जो कि रक्त शरीर में से मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि शरीर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है वो शरीर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है वो कितना ऑक्सीजन मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो कितना, वो 20%, यानी कि 20% किया जाता है। याद रखिएगा, 20%, मात्र 20%, 100 में से मात्र 20%, मान लीजिए 100 में से 20% ऑक्सीजन जो है वो मस्तिष्क ले लेता है, इस्तेमाल करता है मस्तिष्क उसका। ठीक है, यानी कि दिमाग। क्लियर, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये स्टेपिस की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, स्टेपिस जो हड्डी होती है वो मानव शरीर में सबसे छोटी होती है, कान की होती है, यानी कि कान में पाई जाती है। ठीक है, अब ये मत पूछ लीजिएगा कमेंट में कि कान में कहाँ हड्डी होती है, आप सबको पता है कि कहाँ होती है। ठीक है, स्टेपिस का नाम से इसको जाना जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारे जांघ में होती है, जिसे फीमर के नाम से भी जो है फीमर कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जो ताम्र होता है और साथ में जो टीन होता है, टीन का अगर मिश्र धातु बनाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है? एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है। तो इसको जो कहा जाता है वो कांसा कहा जाता है ना, कांसा कहा जाता है। हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ा होगा, कांसे की मूर्ति देखी होगी, डांसिंग गर्ल देखी होगी, देखी नहीं देखी, हड़प्पा सब उसमें क्या कहते हैं हिस्ट्री के अंदर देखी होगी ना।
कांसे की मूर्ति तो देखी होगी। तो कांसा जो होता है ना, उसको जो उसकी जो इतनी मजबूती का जो होने का कारण वो यही है कि ताम्र एवं टीन का जो है मिश्रण मिलाकर उसको बनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। अगर लोहे पर अगर भाप की जो अभिक्रिया होती है उस पर कौन सा गैस है, कौन सी गैस है जो उत्पन्न होती है। तो ये कौन सी गैस है जो उत्पन्न होती है, तो इसमें जो उत्पन्न होती है ना वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होती है लोहे पर भाप की अभिक्रिया करने पर। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, बताइए। जो इस्पात होता है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, बताइए। तो ये जो होता है उसमें टोटल कितना प्रतिशत होता है, 2% होता है। ठीक है, सेकंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 2% इस्पात में जो है 2% जो होता है वो कार्बन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए, अगर अभी ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सिंपल सा बनेगा सोडियम। ठीक है, सोडियम बनेगा। बाकी कॉपर, आयरन, मरकरी, ये जो है एक काफ़ी मोटी चीज़ है, काफ़ी मोटी धातु है, काटना मुमकिन नहीं है, इसको चाकू से काटना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इसके पॉइंट्सों की बात करें, ध्यान से समझिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उनमें लिथियम भी आ जाता है, उनमें सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है, आदि प्रमुख रूप से गिने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन में सोडियम है तो सोडियम बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अगर ऑप्शन में हो तो फिर क्या करना है, तो लास्ट का ऑप्शन होगा उपयुक्त में सभी। कुछ ऑप्शन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप तीनों नाम याद रखिएगा कि लिथियम भी होता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है स्टील की चाकू से, और पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है उसको भी काटा जा सकता है। ठीक है, और अगर दैनिक जीवन में बात करें तो देखिए, तांबे के पतले तार को भी काटा जा सकता है चाकू से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्युमिनियम की तार को भी जो है फॉइल होता है उसको भी काटा जा सकता है। ठीक है, टिन आदि धातु को हम चाकू या साधारण कैंची से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा वाले में। ठीक है, जैसे कि अब बात करिए तांबे का तार, तांबे का जो तार होते हैं घर में, ठीक है, क्या उसको चाकू या कैंची से नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर इसको ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन क्या आ जाती है कि ऑप्शन आखिर में दिए क्या जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए अभी सोडियम दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा एक ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहता है, सोडियम। ठीक है, तो साइंस में कहीं कहीं ऐसे भी सोचना पड़ जाता है। तो सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी मरकरी, कॉपर, आयरन मुमकिन नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। ऐसा प्रक्रिया, ऐसी क्रिया इसके अंदर क्यों होती है, ये बताना है। तो ऐसी क्रिया होने का कारण क्या है, आप समझ गए होंगे, क्षार। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्षार के कारण जो है ऐसा देखा जाता है कि नींबू का रस को जो है, जब सोडा वाटर में नींबू का रस डाला जाता है तो जो है बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब नींबू का रस में खाने के सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो भी बुलबुले बनते हैं। तो उस समय भी क्या होता है कि कार्बन ऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड जो गैस होती है वो निकलती है। इसी के कारण नींबू का रस डालते ही जो है बुलबुले हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप साधारण पानी में डालिए तो कुछ नहीं होगा, नींबू पानी बन जाएगा, है ना। तो उस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, सोडा वाटर में डालते ही उसमें बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और खाने का सोडा जो होता है उसको अगर मिलाकर, मतलब उसको अगर जो है नींबू के रस में अगर खाने का सोडा मिला दिया जाए तो भी ऐसा देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है ऐसा, तो जो देखिए ये क्या कैसे होता है, ये होता है इसलिए, आज नीचे एनिमेशन लगाने भूल गया मैं, है ना, तभी इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। तो 18वें का आंसर क्या होगा, तो कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद जो है भूरा हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है कि जो हम कटा हुआ सेब रखते हैं, या कटा हुआ सेब की बात नहीं है, कुछ भी आप रखिए, मान लीजिए कुछ भी आपने रखा, ठीक है, जो फल फ्रूट कुछ भी रखा है, वो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पीला पड़ने लग जाता है, मतलब हल्का हल्का उसमें पीला सा होने लग जाता है। तो आखिर में ये होने का कारण क्या होता है, किसके कारण ऐसा होता है, तो आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड जो होता है ना वो उसकी परत उसमें बैठ जाती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो होता है। अब ध्यान से समझिए, सेब का रंग इसलिए बदलता है क्योंकि सेब में जो होता है ना वो पॉलीफेनोल, क्या होता है, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो पाया जाता है पॉलीफेनोल के अंदर, मतलब सेब के अंदर ये वाला जो है एंजाइम पाया जाता है। और हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, जैसे हवा के संपर्क में आता है तो रिएक्शन करने लगता है।
ठीक है, रिएक्शन करने लगता है और जिसके कारण सब सेब जो है धीरे धीरे भूरा होने लग जाता है और क्रिया करके बना लेता है। मतलब जैसे कि ये जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, ठीक है, पॉलीफेनोल जो ये एंजाइम है इसके साथ क्रिया करता है कौन, आयरन ऑक्साइड, और ऑक्साइड जैसी क्रिया करता है तो उसके बाद क्या होता है कि भूरा हो जाता है सेब का रंग। क्लियर हो गया, धो लीजिए उसके बाद सफ़ेद हो जाता है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। जब चूने में पानी मिलाया जाता है तो ऐसा क्या होता है, कौन सी गैस उस समय जो है उत्सर्जन यानी कि निकलती है। तो चूने में पानी मिलाते ही जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। काफ़ी बार एग्जाम में और स्कूलों में आपने इसका आंसर दिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चूने में पानी मिलाते ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाती है यानी कि छूटने लगती है। अब बात आती है कि चूना मोटा यानी कि पत्थर की तरह कैसे करा जाता है। देखिए, शुद्ध जो चूना होता है, चूने के गारे में हवा का कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे यह जमता है और कठोर हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि चूने में जो जमता है और कठोर होने का कारण क्या है। तो कारण सिंपल सा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड को संयुक्त होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, जिससे यह जो है हवा का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसके साथ क्रिया करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो हरी मेहंदी जो होती है उसमें ऐसा क्या होता है कि उसका पदार्थ क्या उसमें ऐसा मिलाया हुआ होता है कि जिसके कारण वह लाल हो जाती है ना, करते के साथ ही लाल होती है ना बाद में, जब बाल वालों पे लगाते हैं तो, है ना, होता है ना ऐसी। तो क्या होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो होता है वो लासोन होता है। क्या होता है, लासोन जो होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये लासोन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर में रंग लाल कैसे होता है। कुछ हल्दी के अंदर ही मिला हुआ होता है, क्या होता है। देखिए, यह लाल रंग जो है एक प्राकृतिक यौगिक टैनिन के कारण पैदा होता है, यानी कि ये एक प्राकृतिक रूप से बनाने के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेहंदी में कोई भी लाल रंग नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, बहुत से पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों और टहनियों और छाल में होता है ये लाल रंग। तो जब इसका मिश्रण बनाया जाता है तो उसको घोलने के बाद वो लाल रंग दिखाना अपना स्टार्ट कर देता है। कारण सिंपल सा है कि पौधे, पत्तियां और फूलों की टहनी से जो मेहंदी बनाई जाती है उसके कारण ये सब देखने को मिलता है लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट है, कटे हुए सेब का भूरे होने के कारण है सेब में उपस्थित होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि सेब में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण ये देखना मिलता है, तो आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो रक्त प्लाज्मा में लगभग कितनी मात्रा होती है जल की, तो 90% जो होता है वो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, जैसी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा कि लाल रक्त कणिका आरबीसी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि जिसे आरबीसी कहा जाता है, इसकी संख्या में वृद्धि या कमी को मापने के लिए लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल को गिनती की जाती है। ठीक है, और हमारे खून में आरबीसी में वृद्धि को ही जो है पॉलीसिथेमिया के रूप से जाना जाता है, जबकि कमी को एनीमिया के रूप से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि लाल रक्त की कमी किसके कारण, एनीमिया के रूप में, यानी कि एनीमिया के कारण जो है हो जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। बताइए, अब किस चीज़ की कमी हो जाती है, अभी तो बताया है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो इसके अंदर लाल, नीला, हरा होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो ये आज का 25वां क्वेश्चन था साइंस का। तो लाल, नीला, हरे रंग के कारण फोटोग्राफी के मुख्य रंग जो होते हैं वो यही रंग होते हैं और इसी के कारण जो है हमारी बढ़िया बढ़िया फोटो के निकलते हैं। क्लियर, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, 25 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और आपने कितना स्कोर करा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आ गई लाइक कर देगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दे ताकि और भी लोग आज के इस क्वेश्चन को साइंस के जान सके। क्लियर, चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। जिन्होंने भी 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब, 2 बजे वाली जो है करंट से टॉपिक नहीं देखा है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस ज़्यादा से ज़्यादा।